नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आप मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। बड़े घर में हम सब एक साथ रहेंगे, आपकी अच्छी देखभाल भी होगी। हमारी देखभाल की फिक्र छोड़ दो। हम बूढ़े जरूर हैं, पर हमारी भी अपनी जिंदगी है। तुम ये बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं अपना बिजनेस शुरू कर सकता हूँ, मेरे सपने पूरे होंगे इंशाल्लाह। पर बेटे, हमारे अपने भी तो कुछ सपने हैं। वही तो, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, मेरे बारे में सोचते ही नहीं आप। ये बात गलत है। हमने सारी जिंदगी कुर्बान की तुम्हें इस काबिल बनाने में, और अभी हमसे उम्मीद रखते हो? कम से कम हमारी कब्र पर अपनी इमारत खड़ी मत करो। बुढ़ापा आसान नहीं है। बीमार और तन्हा बुजुर्गों को बोझ होने का खिताब दिया जाता है, पर इस बोझ को अक्सर माँ बाप होने की जिम्मेदारी से राहत मिलती ही नहीं है। बुढ़ापे के लिए बचाई गई थोड़ी बहुत पूंजी पर बच्चे अपना हक जताना शुरू कर देते हैं। एफडी तुड़वाओ, घर बेचो, गहनों की अब क्या जरूरत है। ऐसी मांगे बूढ़े बुजुर्गों के डगमगाते कदमों को और कमजोर कर देती हैं। पर बुजुर्ग अक्सर इन मांगों में छुपी दस्तक को सुन नहीं पाते हैं। उनके ना कहने से दूरी बढ़ती जाती है, नाराजगी उबलने लगती है। जुलाई 2011, मुंबई, महाराष्ट्र। सलाम अलैकुम नसीर भाई। वालेकुम अस्सलाम गौड़े। अरे वाह, बहुत दिनों के बाद आप दोनों नीचे उतरे सब्जी लाने के लिए। खैरियत तो है? हाँ भाई, ऊपर वाले का रहम है। आजकल माजिद नहीं दिखाई दे रहा है। भटक रहा होगा कहीं इधर उधर। जवान खून है। कुछ मदद चाहिए तो बोलना। ज़रूर ज़रूर। वैसे हमें कोई दिक्कत नहीं, नीचे आने से टहलने से ज़रा तबीयत बनी रहती है। तो फिर से मॉर्निंग वॉक चालू कीजिए, पहले जैसा। सब लोग याद कर रहे हैं आपको। आया करेंगे। खुदा हाफिज़ गौड़े। आपका ख्याल रखना नसीर भाई। हाँ, शुक्रिया। हाय माजिद, कैसे हो? बढ़िया। पर चेहरे से लग नहीं रहा, थोड़े परेशान लग रहे हैं। अब क्या बताऊं वर्मा, एक बार अब्रोड काम कर लो ना, कोई नौकरी रास नहीं आती। अब यार, इंडिया में तुम्हें दुबई वाली सैलरी तो कोई देने से रहा है ना। आज एक 5 स्टार होटल के डायरेक्टर से मिलके आया। अच्छा, ऐਵੇਂ ही ऑफर था। काम में मजा भी तो आना चाहिए ना। हाँ ये बात तो है। एनीवे, बेस्ट ऑफ लक। ढूंढते रहो, देखना अच्छा ना अच्छा कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। नहीं वर्मा, ढूंढने से कुछ नहीं मिलता, मांगने से भी नहीं। खाने के वक्त पूछना जरूरी है क्या? बिगड़ते क्यों हो माजिद? तुम आज इंटरव्यू देने गए थे ना, इसलिए पूछा कैसा रहा। बकवास रहा। क्यों? मना कर दिया मैंने, फालतू ऑफर था। अरे, दुबई वाला स्टैंडर्ड ही नहीं है। दुबई को अब 4 साल हो गए माजिद, अब कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी है ना। क्यों करूं? कोई कल का ग्रेजुएट नहीं हूं मैं। 25 साल का एक्सपीरियंस है मेरा। मैं कहता हूँ अगला जो ऑफर मिले ले लो। इतने एक्सपीरियंस के बाद फटाफट सीढ़ी चढ़ जाओगे। नहीं अबू, जब तक मेरे लेवल का जॉब नहीं मिलता ना, मैं कहीं ज्वाइन नहीं करूंगा। तब तक शराब भी मत पीना, समझे? हमें प्लीज, बच्चा नहीं हूं मैं। तुम्हारा नवाज अब बच्चा नहीं रहा, दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है, और साथ ही साथ तुम्हारा शराब पीना भी बढ़ता जा रहा है। बच्चे सब समझते हैं। तो कौन सी रोटी भी नहीं खाने देती आप। सुकून कमाना पड़ता है बेटा, मेहनत का काम है ये। मेहनत करने से नहीं डरता हूं मैं, आप कतराते हैं मेरी मदद करने से। पता नहीं किस बात का डर है। अरे ये भद्दा सा मकान बेच के पूना क्यों नहीं चलते? मैं जैसे घर में रहेंगे वहां पे हम कुछ काम कर लूंगा। अच्छा सा मैं नवाज, आप सब साथ रहेंगे, समझते नहीं आप? हमारी उम्र का लिहाज करो माजिद मियां। इस उम्र में नए घर और नए शहर से वाकिफ होने की ना तो हम में ताकत है और ना ही फितरत। हम यही खुश हैं। जब मैं खुश नहीं हूं तो आप लोग कैसे खुश रह सकते हो? हमारे रहते तुम कभी खुशी से नहीं रह सकते। तुम अपने सारे अरमान पूरे कर लेना, जब हम नहीं रहेंगे तब।
समझे बेटा? हेलो जीनत बेटा, गौड़े अंकल बोल रहा हूँ। गौड़े अंकल, आदाब, कैसे हैं आप? नसीर भाई और श्यामा भाभी आपके घर आई है? नहीं तो बेल बजाए जा रहा हूँ, लेकिन माजिद भाई के साथ कहीं बाहर गए होंगे अंकल। दरवाजे पे 4 दिन का दूध पड़ा है और अंदर से एक अजीब सी बदबू आ रही है। एक बार तोड़। और कौन रहता है यहाँ? जी, माजिद, इनका बेटा। मैंने जो किया है बहुत दर्द सहने के बाद किया है। अम्मी अब्बू ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया था। मुझे डर है कि एक दिन मैं बिल्कुल लाचारी में अपने बेटे नवाज पर बोझ बन जाऊंगा। मेरी अब जीने की कोई ख्वाहिश नहीं है। नवाज, मेरी जान, पापा को माफ़ कर देना। मुझे तुम्हारी अम्मी के पास ही दफना देना। माजिद जमाल। ये माजिद का नंबर है किसी के पास? नहीं जी, वो तो सेल रखता ही नहीं था। उनकी एक बेटी है जीनत, हैदराबाद में रहती है। आपको फ़ोन करने से पहले मैंने उनको फ़ोन किया था, जल्दी मुंबई की फ़्लाइट पकड़ो। हाँ, माजिद का एक बेटा है नवाज, पूना में काम करता है। क्या काम करता है? बीपीओ शीपीओ में नौकरी करता है। उसका नंबर है आपके पास? नहीं। कोई बात नहीं, हम उसे ढूंढ लेंगे। एक बुजुर्ग जोड़े की निर्दयी हत्या हुई थी उन्हीं के घर में। ये जोड़ा पिछले 15 साल से इस फ्लैट में रह रहा था। वहां मिला था एक नोट जो उनके बेटे माजिद का सुसाइड नोट जान पड़ रहा था। तहकीकात पोस्टमार्टम से शुरू हुई। इनके सर पर काफी गहरी चोट है और उसी चोट की वजह से इनकी मौत हुई है। और पत्नी शमा जमाल? इनके दुपट्टे से ही इनके गले को घोंटा गया है। तकरीबन कब हुए होंगे ये मर्डर? दोनों मर्डर्स करीब 72 से 80 घंटे के बीच में हुए हैं। मतलब 3 दिन पहले? करेक्ट। अच्छा, अब दोनों मर्डर एक साथ हुए हैं या एक पहले एक बाद में? नहीं, दोनों एक साथ तो नहीं हुए, 2-3 घंटे का फर्क है। नसीर जमाल की मौत पहले हुई। इंटरेस्टिंग। सच कहूं तो माजिद थोड़ा सा क्रैक सा था साहब। मतलब 100% नहीं कह सकता, पर अजीबो गरीब बातें करता था। बहुत टाइम से बेकार था, उसको नौकरी नहीं मिल रही थी। नसीर भाई और श्यामा भाई बहुत परेशान रहते थे। कोई अड्डा, कोई ठिकाना जहां वो आता जाता था, कोई दोस्त वोस्त, किसी को कुछ नहीं बताता था। पिछले कुछ दिनों में तुमने कहीं आते जाते देखा उसे? नहीं साहब, माजिद को पहचानना बहुत मुश्किल है। वो यहाँ दिखता ही नहीं था। और कुछ? एक बिल्डिंग की बाई है जो उसके घर में काम करती थी। साहिब, देवा शपथ खरं सांगते, मुझे सच में कुछ भी नहीं पता है। कितने बजे जाती थी उनके यहाँ काम करने? सुबह 8:30 बजे शमा ताई और नासिर भाव के यहाँ काम करती थी। पिछले 3 दिन से जा रही थी क्या उनके यहाँ काम करने? गई थी ना साहब, 4 दिन पहले लास्ट गई थी। तब घर पर वो भी था ना। वो कौन? वो साला खड़ूस चक्र मजीद। आज काम नहीं है, जाओ। क्यों? मैम सब घर में नहीं है। बोला ना काम नहीं है। 1 हफ्ता घर बंद रहेगा, आने की जरूरत नहीं, जाओ। मुझे मैम साहब से बात करने दो साहब। उन्होंने बोला था आज पूरा दिन घर की साफ सफाई करनी है। कैंसिल सब, होना जा रहे हम लोग। 1 हफ्ता घर बंद रहेगा। साहब कुछ अजीब सा तो जरूर लगा साहब।
साहब हैदराबाद से माजिद की बहन और पुणे से उनका लड़का आया है। भेज उनको अंदर। ठीक है साहब। रुकमणी भाई अब तू जा। हमें माजिद पर शक है, पर माजिद अभी तक ट्रेस नहीं हुआ है। आप लोगों को कोई आइडिया? सर मेरे माजिद भाईजान थोड़े डिस्टर्ब जरूर थे, पर वो अम्मी अब्बू के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अभी पिछले हफ्ते ही तीनों से बात हुई थी। अब्बू दवाएं टाइम पर ले रहे हो ना? हाँ बेटी, और तुम्हारी अम्मी भी अपना इंसुलिन टाइम पर ले रही हैं और कभी कभार एक आध जलेबी भी खा लेती हैं। खाने दीजिए, पर एक जलेबी के लिए पूरे 2 राउंड लगवाइएगा बाग में। वैसे अब्बू आप बराबर जा रहे हैं ना वॉक पर? बेटा कोशिश तो करते हैं, लेकिन आजकल उतने वॉक्स हो नहीं पाते हैं। आप में और अम्मी में अभी बहुत ताकत है। आप वादा कीजिए आप हर रोज जाएंगे वॉक पर। अच्छा मेरी अम्मी, अब बता तुम कैसी हो? अल्लाह का करम है, सब ठीक चल रहा है। अच्छा अब्बू जरा माजिद भाई से बात करवाओ ना। अच्छा माजिद जीनत का फोन। हाँ जीनत, खैरियत? बिल्कुल भाईजान, आप ठीक हैं? हाँ, मुझे क्या होने लगा भला? नहीं वो आप थोड़ा अपनी जॉब को लेकर परेशान थे ना। तुम भी मेरी जॉब को लेकर परेशान हो? तुम्हें भी निखट्टू लगता हूँ मैं? नहीं भाईजान, ऐसा क्यों सोचते हैं आप तो इतने एक्सपीरियंस्ड हैं। इस एक्सपीरियंस का अचार डालूं मैं? मुझे नवाज की उम्र के बच्चों का असिस्टेंट बनने को कहते हैं। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, मैं रोज आपके लिए दुआ करती हूँ। थोड़ी दुआ अपने अम्मी और अब्बू के लिए भी किया करो, वो भी बड़े परेशान रहते हैं मुझे लेके। वैसे भाईजान आप सेलफोन क्यों नहीं रखते? सेलफोन गुलामी है जीनत, मैं किसी के बाप का नौकर नहीं हूँ कि जब चाहे कोई मुझसे बात करे। ठीक है भाईजान, पर आप अम्मी अब्बू सब लैंडलाइन पर ही मिलते हैं, कभी इमरजेंसी हो गई तो? जब हम छोटे थे तब तो सेलफोन नहीं था, और जब अब्बू छोटे थे तब तो शायद लैंडलाइन भी नहीं था। जीनत थोड़ी अम्मी से भी गुफ्तगू कर लो, हैं? उनके पास भी 2-4 किलो शिकायतें होंगी मेरे खिलाफ। माजिद काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, है? भाईजान तीखी बातें करते जरूर थे, लेकिन हमेशा मजाक में। वो किसी का खून कभी नहीं कर सकते। हमें ये चिट्ठी मिली है वहां से, राइटिंग माजिद की है जी। सुसाइड नोट मालूम पड़ता है। देखिए हमें डर है कि कहीं माजिद ने अपने आप को मार न डाला हो। अल्लाह न करे ऐसा हो। जीनत जी हम भी यही चाहते हैं कि ऐसा ना हो, ताकि हम जान सकें कि ये 2 मर्डर कैसे हुए, क्यों हुए। अंधेरी ईस्ट MIDC पुलिस स्टेशन में आपके पिताजी ने 1 नहीं बल्कि 4 बार माजिद के मिसिंग होने की कंप्लेंट लिखवाई है। वो अक्सर उनके कब्र पे जाके बैठते थे सांता क्रूज में। अपनी एक टीम भेजो वहाँ पर। सर वो अक्सर दरगाहों में भी जाते थे। गोडबले ऐसा करो, सभी दरगाहों पर टीम लगा दो। यस सर। अब पूना शिफ्ट क्यों हुए? सर मैं 4 साल पहले यहीं रहता था मुंबई में से। पुणे में मेरी जॉब लगी, मुझे वहाँ जाना पड़ा सर। तुम्हारी अपने फादर से बात होती थी टाइम टू टाइम? होती थी, लेकिन सर मुश्किल से महीने में 1-2 बार। तुमने कभी उन्हें पुणे नहीं बुलाया अपने साथ रहने के लिए? कितनी बार बुलाया सर उन्हें, लेकिन वो मेरे साथ उस छोटे PG में नहीं आना चाहते। वो पुणे में अपना एक फ्लैट लेना चाहते थे सर, ताकि वहाँ मैं, अब्बू, दादा दादी जान हम लोग सब साथ में रहे। अकेला पड़ गया। सर कब्रिस्तान में और दरगाहों पे 24 घंटे वॉच रखी जा रही है सर, पर अभी तक कोई मूवमेंट नहीं मिल रही है सर। मुझे लगता है माजिद ने अब तक सुसाइड कर लिया होगा। कोई बंदा ऐसे अपने माँ बाप को मारकर जिंदा कैसे रह सकता है सर? अच्छा अब माजिद का फोटो सभी पुलिस स्टेशन में भिजवा दो और सारे मोर्ग में भी, मुंबई और पुणे दोनों जगह। ओके सर। एक 50-55 साल का आदमी अपने बूढ़े माँ बाप को ऐसे मार डालता है, क्या चल रहा होगा उसके दिमाग में, उसके घर में?
बिस्मिल्लाह वाला मिलाती रसूल अल्लाह। फूफी, सच बताइए प्लीज, आपको लगता है कि अब्बू ने दादा दादी जान को मार डाला? खुदा न करे, खुदा न करे कि पुलिस की बात सच हो जाए। मैं जानता था अब्बू अम्मी की मौत के बाद बहुत परेशान थे। मैं कुछ नहीं कर सका उनके लिए फूफी। मैंने पुलिस को एक बात नहीं बताई। पिछले हफ्ते वो पुणे आए थे मुझसे मिलने। अबू, एक रात के लिए तो रुक जाइए मेरे साथ। नहीं बेटा, तुम पीजी हो किसी के यहाँ, एतराज होगा उन्हें। एतराज नहीं होगा उनको, मैंने उन लोगों से बात कर ली है, वो लोग माइंड नहीं करेंगे। मैं माइंड करता हूँ बेटा, मुझे अच्छा नहीं लगता। किसी की मेहरबानी से बहुत तकलीफ होती है मुझे। अच्छा ठीक है, 1 महीने बाद मेरी सैलरी इंक्रीज हो रही है, मैं यह फ्लैट रेंट पे ले लूंगा। ओके, तब आएंगे ना आप मुझसे मिलने? इंशाल्लाह हमारे पास बहुत जल्द पूना में 3 BHK होगा अपना। एक कमरे में तुम रहना, एक कमरे में तुम्हारे दादा दादी जान, और एक कमरे में मैं और तुम्हारी अम्मी शहनाज। अबू, अम्मी को मरे हुए 10 साल हो गए। ऐसा कुछ नहीं कहना बेटा, वो सिर्फ गहरी नींद में है बेटा। यहां पूना आने से पहले मिल के आया हूं उसे। बहुत प्यार करती है तुम्हें बेटा। अच्छा मैं निकलता हूं मुंबई के लिए, वरना तुम्हारी अम्मी नाराज हो जाएंगी कि मैं उसके लिए फूल नहीं लेके आया। ये आजकल उसे गुलाब का बड़ा शौक चढ़ा है बेटा। मुझसे कहती है मेरे लिए सारे सफेद गुलाब ले आइए। आसान नहीं होता यार, सफेद गुलाब मिलना आसान नहीं होता, लेकिन मैं फिर भी कभी उसे मायूस नहीं करता। 4 साल पहले जब मैं यहाँ पे था ना, अब अक्सर अम्मी की कब्र पे जाके बैठते थे, घंटों बैठे रहते थे वहां पर, उनसे बातें करते थे। मुझे भी ले जाते थे वो कभी कभी। अबू चलिए, मेरे को कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, चलिए। पहले अपनी अम्मी को किस्सी तो दो। अच्छे से करो बेटा, अम्मी नाराज हो जाएंगी। ओके, अब चलिए। चलो भाई। नवाज, वो बुला रही है। हाँ हाँ, पूछता हूँ। अम्मी पूछ रही हैं कॉलेज के बाद क्या करने का इरादा है। वो आपको पता है मेरे को ये सब बातें अच्छी नहीं लगती हैं। नवाज, बदतमीजी हो गई ना ये तो। अम्मी कुछ पूछ रही हैं और तुम कह रहे हो मैं जा रहा हूं। अम्मी है तुम्हारी। मेरी जान, मेरा सब कुछ। जो बंदा अपनी बीवी से इतना प्यार करता है, अपने अम्मी अब्बू का खून क्यों करेगा? तो फिर मैं नहीं मानता पुणे किसी का खून किया है। अल्लाह करे तेरी बात सच हो बेटा, अल्लाह करे माजिद भाई जिंदा हो। फूफी, आप परेशान मत होइएगा। हाँ, पुलिस वगैरह का मैं सब देख लूंगा। रोज फोन करना नवाज। ठीक। और एक बात। बोलिए फूफी। अम्मी अब्बू तो अब रहे नहीं, माजिद भाई का भी कोई भरोसा नहीं। क्यों ना हम अम्मी अब्बू का फ्लैट बेच दे और उसके पैसे से तुम खुद का पूना में अपना फ्लैट खरीद लो। यही तो अब्बू का सपना था ना फूफी। कड़वी सच्चाई ये है कि तुम्हारे अब्बू अब ना होने के बराबर हैं। पीछे मुड़ के मत देख, तुम्हें अब आगे की ओर देखना है। एक तरफ माजिद जमाल का बेटा नवाज और बहन जीनत ये आस लगाए बैठे थे कि माजिद जिंदा हो और खूनी कोई और हो,
दूसरी तरफ मुंबई पुलिस जमीन आसमान एक कर रही थी माजिद जमाल या उसकी लाश को ढूंढने में। पुलिस को किसी और पर शक नहीं था, बस उम्मीद थी कि माजिद जिंदा मिले और ये केस क्लोज हो जाए। सर। हाँ बोलो गॉड बोले। सर पुलिस स्टेशन और मोर्ग से जवाब आ गया सर, लेकिन सर कुछ पता नहीं चल पा रहा है। शायद शहर छोड़कर कहीं चला गया हो, लेकिन 8 दिन हो गए हैं। मैंने उसका बैंक अकाउंट चेक किया था, उसके अकाउंट में मुश्किल से 2000 रुपए थे। सर मैंने उसकी बहन और बेटे से बात की है कि घर से कुछ मिसिंग है या नहीं। उन्होंने कहा है कि उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि शमा और नसीर के पास कैश या सोना था या नहीं। सर मुझे लग रहा है कि हमें यह केस क्लोज कर देना चाहिए। नहीं गॉड बोले, अगर सिर्फ माजिद गायब हुआ होता तो शायद हम इस केस को क्लोज कर सकते थे, लेकिन यहाँ तो 2 बूढ़े लोगों का कत्ल किया गया है बेरहमी के साथ। कोल्ड ब्लडेड मर्डर गॉड बोले। यह केस तो अब सोल्व होने के बाद ही क्लोज हो सकता है। तुम ऐसा करो, न्यूज़पेपर और टीवी चैनल को फ्लैश करते रहो, जितना टाइम लगता है उसको लगने दो। ओके सर। भाई साहब कितने पैसे हुए? 35 रुपए। ₹32 हैं भाई साहब, चलेगा क्या? साले पैसे कम थे तो ऑर्डर क्यों दिया? डकार गया, पैसे कम हैं। ला अब भाग ऐसे भाग। खाना लग गया है, अपने अब्बू से बोलो गरम रोटी खा ले आकर। माजिद, तेरे अब्बू कहाँ हैं? अब्बू सो रहे हैं अम्मी। अरे आज तक इतनी देर तक तो वो कभी नहीं सोए। देखो जाकर कहीं तबीयत वबीयत तो खराब नहीं हो गई। नसीर, अम्मी। उठो नसीर, क्या हुआ? अब्बू शहनाज की तरह गहरी नींद में चले गए अम्मी। क्या बकवास कर रहे हो? तुमने अपनी गोलियां ली कि नहीं? चलो हटो, मुझे देखने दो। अम्मी मैं और अब्बू और मैं, हम दोनों क्या बातें कर रहे थे, बहस कर रहे थे अम्मी। माजिद, मुझे इस मसले पर और कोई बात नहीं करनी है, बस। आपके बस कहने से मैं चुप नहीं रह सकता अब्बू। 55 बरस उम्र हो रही है मेरी। इस उम्र में अब नई नौकरी तो मिलने से रही। आप बूढ़े हैं, मैं भी तो बूढ़ा हो रहा हूं। मेरी प्रॉब्लम समझिए आप। प्रॉब्लम कुछ भी हो, ये घर तो नहीं बिकेगा माजिद। तुम्हारी अम्मी और मेरे सर की ये छत क्या मायने रखती है, तुम समझोगे नहीं। 80 लाख का ऑफर है पूना के अंदर, 3 BHK 50 के अंदर अंदर आ जाएगा। 10 लाख की मैं आपके नाम FD करा दूंगा, 10 लाख की अम्मी के नाम, और 10 लाख में मैं पोल्ट्री फार्म खोल लूंगा। सब प्लान है आपको। जब सब कुछ प्लान कर ही चुके हो तो पैसों का इंतजाम भी खुद ही कर लो। मैं और तुम्हारी अम्मी किसी नए शहर में शिफ्ट नहीं कर सकते। शहनाज से बात की मैंने अब्बू, शहनाज भी यही चाहती है। आप एक बार हाँ कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बेटा, तुम सबसे पहले अपने आप को सही करो। उस साइकियाट्रिस्ट को फोन। चुप रहिए आप। जब भी कोई काम की बात करता हूं वो साइकियाट्रिस्ट को ले आता है बीच में। अच्छा नहीं लगता है मुझे, घुटन होती है मुझे। तो तुम पुणे जाकर के नवाज के साथ में क्यों नहीं रहते? दिन रात हमको क्यों परेशान करते हो? आखिरी बार कह रहा हूं कि ये घर नहीं बिकेगा। अम्मी, मैं अब्बू को मारना नहीं चाहता था अम्मी। मेरे कानों में एक आवाज आई, बोली कर दो। मैंने कर दिया। ये तूने क्या कर दिया? मैं शहनाज को बोल के आता हूँ अम्मी।
छोड़ मुझे जाने दे। आप देख नहीं पाएंगी अम्मी। अम्मी आप देख नहीं पाएंगी। दे मुझे जाने दे। अम्मी अंदर अब्बू सो रहे हैं। मुझे छोड़ दो। अम्मी नहीं, मैं पुलिस को बोलता हूँ, बुरे माजिद को फांसी पे चढ़ा दो और अच्छे माजिद को शहनाज के पास भेज दो। हैं अम्मी? तुम अंदर मत जाना, तुम ना इधर इधर सोफे पे सोना अम्मी। इधर इस वाले सोफे पे सो जाना। भाई एक फोन करना है, बहुत अर्जेंट है। अरे आप हैं कौन और यहाँ क्या कर रहे हैं? वो किस लिए आए हैं? भाई शायद तुम नए आए हो। मैं कई सालों से इस सोसाइटी में रह रहा हूँ। मेरी सेल फोन के साथ साथ मेरी चाबियाँ भी खो गई हैं घर की। मेरा बेटा भी लेके आता ही होगा। इस कॉल के पैसे भी दे दूंगा। ठीक है, लीजिए। थोड़ा जल्दी कीजिएगा, इसमें बैलेंस कम है। नवाज, अबू 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 कहाँ हैं आप? मैं मुंबई में हूँ बेटा, अपनी सोसाइटी में। पता नहीं किसी ने घर का ताला चेंज कर दिया हमारे। मुझे अंदर जाके अपनी दवाइयाँ लेनी है बेटा। अबू आप वहीं वेट करिए, यहाँ सोसाइटी में गार्ड के पास वेट करिए। मैं बस पहुँच रहा हूँ अबू, मैं बस पहुँच रहा हूँ। प्लीज़ हो सके तो आते वक्त कुछ खाने के लिए ले आना। मुझे बहुत भूख लगी है बेटा। मैं पहुंच गया अबू, बस मैं पहुंच गया। आप वेट कीजिए। हेलो सर, मैं नवाज बोल रहा हूँ, माजिद जमाल का बेटा सर। हाँ नवाज बोलो। सर मेरे फादर सोसाइटी में सर, सिक्योरिटी के पास में है। आप एक बार जाके देख लीजिए। वो मेरा वेट कर रहे हैं वहाँ पे सर। नवाज, मुझे फ़ोन करके तुमने बहुत अच्छा किया, थैंक यू। सॉरी अब्बू, माफ कर दें। जेल में खाना मिलेगा? हाँ मिलेगा, चल। मुझसे गलती होगी अब्बू। नहीं बेटा, नहीं, गलती तो मुझसे हुई है बेटा। तुमने तो सही काम किया बेटा। अपने अम्मी अब्बू को मारना नहीं चाहता था बेटा, बस वो गुस्से में अचानक सब हो गया। साइकेट्रिक ट्रीटमेंट बंद नहीं करता ना, और दवाएं लेता रहता तो इतना पागल नहीं होता मैं। अब आप परेशान नहीं होना, सब ठीक हो जाएगा अब्बू। चुपचाप वो नौकरी ले लेनी चाहिए थी जो मिल रही थी। पैसों के लिए अपने बूढ़े माँ बाप को परेशान तो नहीं करता मैं। मुझे तो दोज़ख में भी जगह नहीं मिलेगी बेटा। आप शांत हो जाइए,
सब ठीक हो जाएगा अबू। एक आखिरी ख्वाहिश है, अपने दादा जान और दादी जान की कब्र पे जाके मेरी तरफ से माफी मांग लेना बेटा, और अपनी अम्मी की कब्र पर भी जाना। अपनी अम्मी को बोलना मैं उसे कभी मुंह नहीं दिखाऊंगा। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, मैं एस्ट्रो बैंक से हूँ। हम लोग एक स्पेशल रेट ऑफर कर रहे हैं बिजनेस लोन्स के लिए। आपको इंटरेस्ट होगा सर? भाई वो तो रेट पर डिपेंड करता है सर। मार्केट रेट से 2% कम है सर। कब कांटेक्ट करूँ सर मैं आपको? कल सुबह करना, फ़ोन पर टाइम बता दूंगा। थैंक यू सर। हेलो सर, कैसे हैं आप? आओ आओ अंदर आओ। आज के जमाने में पैसा ना सिर्फ बोलता है बल्कि पैसा राज भी करता है। फास्ट पेस जिंदगी के सुख चैन की सभी चीजें शैतान के नुमाइंदों की तरह युवा पीढ़ी के आसपास मंडराती रहती हैं, उन्हें फुसलाती हैं। कुछ लोगों को फिसल कर जुर्म की खाई में गिरने में देर नहीं लगती, लेकिन इस खाई में सच्चाई और इंसानियत का नामो निशान तक नहीं होता। इस खाई में रहने वालों को पहचानना आसान नहीं होता, क्योंकि शैतान हमारे बीच में है। इसलिए जब कोई शराफत का चोगा पहने हुए आपसे आपकी डिटेल्स मांगता है तो आपको जुर्म की दस्तक आसानी से सुनाई नहीं देती। जून 2011, इंदौर, मध्य प्रदेश। आज शाम को मैं इलेक्ट्रिशियन भेज दूंगा, वो आकर एसी ठीक कर देगा। और कोई सेवा हो तो आप मुझे बेझिझक फ़ोन कीजिएगा। कैसी सेवा सुरती भाई? अब तो मकान मालिक कम, रिश्तेदार ज़्यादा लगते हैं। अभी हमें 1 हफ्ता भी नहीं हुआ इंदौर आए हुए, सभी कुछ आप ही तो कर रहे हैं हमारे लिए। अरे रागिनी जी, वैसे मैं ये मकान किराए पे बहुत कम देता हूँ। आप लोग अच्छे लोग हैं और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप इस घर को अच्छे से रखेंगे। नमस्ते। नमस्ते। पापा, सिर्फ 4 दिन की तो बात है, बस एग्जाम लिखा, 2-3 दिन फ्रेंड्स के साथ चिल आउट किया, फिर सीधे इंदौर। बेटा, मुझे 1 हफ्ता और निकालना है भोपाल में। मैं भी नहीं हूँ, तुम भी नहीं हो घर पे। तुम्हारी माँ और नानी माँ घर पे अकेली रहेगी बेटा। पापा, आप मुझे अब बेकार का गिल्ट ट्रिप दे रहे हो। You know ना पापा, how much I miss उज्जैन। हाँ पता है बेटा, लेकिन नो लेकिन मम्मी ने मुझे परमिशन दे दी है। अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ 4 दिन। हाँ थैंक्स पापा। और सुनो, अपना मोबाइल हमेशा ऑन रखना और अपने पास ही रखना, और रोज मुझे कॉल करना, ठीक है? हाँ पापा, अब दुनिया के सबसे बेस्ट पापा हो। हाँ पता है। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय। लव यू टू बेटा। नानी माँ, आपको पता है पापा ने मुझे उज्जैन में 4 दिन रहने की परमिशन दे दी है। ठीक है, लेकिन अब आधा दिन यही मत सोचती रहना कि उज्जैन जाकर क्या करूंगी दोस्तों के साथ, ये और वो। अपने एग्जाम्स की तैयारी करना, मेडिकल एंट्रेंस के एग्जाम्स है, कोई मजाक नहीं, समझी? कम ऑन नानी माँ, मेरे लिए एग्जाम सबसे इम्पोर्टेंट है, और बचपन से लेकर डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने का टाइम जो आ गया है। मेरी बच्ची, तू जरूर डॉक्टर बनेगी, हम सबका आशीर्वाद है ना तेरे साथ। माँ, वो आपने प्रेशर कुकर कहाँ रखा है? वो तो मैंने उसी बक्से में रखा था, मगर वो वाला बक्सा तो अभी तक खोला ही नहीं बेटा। जी, मैं देखती हूँ। यस, एक सेकंड। मम्मी, कोई कॉस्मेटिक कंसल्टेंट का फोन है। देखो। हेलो। हाँ, जी पहचाना। अभी ठीक है, आप 5:30 बजे तक आ सकती हैं। वो अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। हाँ, 1 घंटे में फ्री हो जाऊंगी।
सुरती भाई, सुनील इलेक्ट्रिशियन बोल रहा हूँ। अच्छा पहले ये बताओ कि तुमने एसी ठीक कर दी कि नहीं? ये यहाँ सब गड़बड़ हो गया है। क्या मतलब? दरवाजे के बाहर काफी खून पड़ा है। क्या? शिवारे, दरवाजा तोड़वा दो। सर सारा कीमती सामान साफ किया गया है। मोबाइल फोन तक नहीं छोड़ा उन लोगों ने। इन तीनों में से किसी का मोबाइल नहीं मिल रहा है। खिड़की तोड़कर अंदर आए थे क्या? नहीं सर, आए तो दरवाजे से ही है, क्योंकि मैंने सारी खिड़कियां चेक की है। साहब तीनों लेडीज के पास मोबाइल फोन थे। आप मकान मालिक मिस्टर सुरती? जी साहब, अभी 1 हफ्ते पहले ही किराए पर लिया था मकान इन लोगों ने। इन 3 औरतों ने? नहीं साहब, ये मधु जी है, इनके मिस्टर हैं, बैंक में काम करते हैं, नीलेश नाम है उनका, भोपाल गए हैं बैंक के काम से। ये उनकी माँ होगी? नहीं साहब, सास है, मधु जी की माँ और ऐश्वर्या की नानी जी। कहाँ से आए थे ये लोग? उज्जैन से। नीलेश की वहाँ कुछ सालों तक पोस्टिंग थी, अभी अभी ट्रांसफ़र हुआ था यहाँ इंदौर में। नंबर है उसका? सब मैंने फ़ोन तो कर दिया है। ठीक है, फॉरेंसिक टीम का काम हो जाने के बाद तीनों बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ये कॉस्मेटिक का सामान यहाँ पड़ा है, इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये ट्रिपल मर्डर एक पॉश हाउसिंग कॉलोनी में इतवार को हुआ, जब ज्यादातर लोग घर में होते हैं। इस भयंकर हत्याकांड ने हर इंदौर वासी को दहशत के पसीने में भिगोकर रख दिया। मध्य प्रदेश पुलिस पर इस केस को लेकर जबरदस्त प्रेशर था, लेकिन दिल्ली अब भी काफी दूर थी। ये अधेड़ उम्र की महिला मधु, इनके सिर में गोली मारी गई, क्लोज रेंज से। इनकी लाश घर के दरवाजे के पास मिली थी। ये बुजुर्ग महिला मिसेज रागिनी, इनको स्टेप किया गया 6 बार। इनकी लाश जमीन पर मिली, डाइनिंग टेबल के पास। ये ऐश्वर्या, उम्र में सबसे छोटी, इसने काफ़ी फाइट किया उन हत्यारों के साथ। इसके चेहरे पर कुशन या हाथ रखकर इसे मारने की कोशिश की गई और लास्ट में इसका गला काटकर इसे मारा गया। इसके हाथों में भी काफ़ी घाव है, ये देखिए, ये खरोंचे। इसकी लाश सोफे पर मिली थी। इंस्पेक्टर साहब, 3 मौतें हुई हैं, लेकिन ब्लड सैंपल्स हमारे पास 4 हैं। चौथा ब्लड सैंपल कातिल का? डेफिनेटली उन्हीं में से किसी एक कातिल का है, क्योंकि 3 हत्याएं कोई अकेला नहीं कर सकता। 2 या 2 से ज़्यादा लोग इस हत्या में इन्वॉल्व हैं और इनकी टोली के किसी एक को बहुत गहरी चोट लगी है। उसका काफ़ी खून बहा है। लगता है किसी नई टोली का काम है ये। सर सोना, कैश, मोबाइल फ़ोन कुल मिलाकर 1.5 लाख का सामान लूटा गया है, लेकिन वहाँ पे कपबोर्ड है जिसमें कुछ और जेवर है, उन्हें टच भी नहीं किया गया। या तो कोई पेशेवर लुटेर है या फिर कोई करीबी, कोई तो हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। पहले सब माफ कीजिए, मैं आपकी हालत समझ सकता हूं, पर कुछ सवाल है जिनके जवाब चाहिए। जी। आपके घर से काफी चीजें लूटी गई और काफी चीजें, कीमती चीजें छोड़ी भी गई है, ऐसा क्यों? मुझे नहीं मालूम सर। किसी से दुश्मनी? जी नहीं। आपकी बेटी ऐश्वर्या, बीवी मधु और सास रागिनी, इनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी? सर हम लोग इंदौर में नए हैं, मुझे नहीं पता हमसे किसी को क्या दुश्मनी हो सकती है। किसी से पुरानी दुश्मनी उज्जैन से? मुझे नहीं लगता सर। ये नोवेला ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपकी बीवी मधु के लाश के पास मिले, ब्रांड न्यू है, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? मुझे कुछ नहीं पता सर, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरे सब अपने खत्म हो गए, एक पल में सब कुछ खत्म हो गया सर। सर उज्जैन में काफी पूछताछ की, दुश्मनी वाला तो कोई भी एंगल नहीं मिला। हॉस्पिटल का क्या रिपोर्ट है? उसमें से एक हत्यारा काफी घायल हुआ था। 10 हॉस्पिटल ने पूछताछ किया सर, ऐसा कोई भी केस नहीं है। प्राइवेट क्लिनिक? वहाँ पूछताछ जारी है सर। वो हत्यारा बुरी तरह घायल हुआ था, काफी खून बहा था,
बिना दवा के ज़्यादा दूर तक भाग नहीं सकता है वो। सर वो जो कॉस्मेटिक्स मिले थे नोवेला ब्यूटी प्रोडक्ट्स के, वो कहाँ के? कंपनी तो मुंबई की है सर, लेकिन अपने इधर जो ग्लास्को मॉल है ना, उसमें एक है सलून, कपिल सलून, वो लोग उसके लिए मार्केटिंग करते हैं। ये ऐश्वर्या, उसकी माँ मधु और उसकी नानी रागिनी, इन तीनों में से किसी न किसी का कनेक्शन उस प्रोडक्ट से। ऐश्वर्या कुलकर्णी, मधु कुलकर्णी, रागिनी घोरपड़े। सर मैंने इन लोगों का नाम आज तक नहीं सुना और हमारे सैलून के साथ इनका कोई कनेक्शन नहीं है। लाश के पास हमें आपके कंपनी के प्रोडक्ट्स मिले, ब्रांड न्यू, जिसका प्लास्टिक कवर भी तोड़ा नहीं था। सर हम इन प्रोडक्ट्स को मार्केट करते हैं और हो सकता है उन तीनों में से इन प्रोडक्ट्स को किसी ने खरीदा हो। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट्स बेचती कैसे? हमारी सेल्स टीम है जो कुछ दुकानों को टारगेट करती है और कुछ हाउसवाइफ्स को। पूरी टीम की लिस्ट चाहिए अभी। सर अंदर डॉक्टर बोला कि 26 जून को एक आदमी आया था जिसको गोली लगी थी, शाम को 6:15 बजे। लगभग 25 साल का होगा। उसका नाम, पता कुछ? सॉरी इंस्पेक्टर, ब्लीडिंग इतनी ज़बरदस्त हो रही थी कि कुछ भी पूछने का टाइम ही नहीं मिला। अरे ये तो बहुत सीरियस है, कैसे हुआ ये? वो जी एक वो गोली छूकर निकल गई। गोली? जी। फिर तो ये पुलिस केस है। हाँ मैं अभी थाने जा रहा हूँ, आप प्लीज़ पहले इसका इलाज कीजिए। मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता हूँ, मैं खो नहीं दे सकता डॉक्टर साहब, प्लीज़। देखो अगर तुम पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करोगे तो मैं करूँगा। डॉक्टर साहब मैं सीधा थाने ही जा रहा हूँ और इंस्पेक्टर को लेके सीधा आपके पास आऊँगा। वो यहाँ आके आपकी स्टेटमेंट ले लेंगे कि आप इसे इलाज करवाएं। और वैसे भी पुलिस के चक्कर में अब कौन पढ़ना चाहता है डॉक्टर साहब? और आपने उसे जाने दिया? गलती हो गई, जजमेंट में थोड़ा चूक हो गई। वो एक्चुअली में दूसरे किसी पेशेंट के साथ बिजी हो गया। उसने कोई और जानकारी दी है आपको? बस वो इतना ही कह रहा था कि कोई पुरानी दुश्मनी थी मोहल्ले की, किसी जावेद ने उस पर गोली चलाई थी। पता तो दूर की बात है डॉक्टर, नाम तक नोट नहीं किया आपने उसका? हाँ एक बात याद आई, वो अपनी बातचीत में किसी शास्त्री नगर का जिक्र कर रहा था। शास्त्री नगर के खबरी एक्टिवेट करो, जावेद नाम के जितने हिस्ट्री शीटर हैं सबको पेश। सर कपिल सलून में 5 सेल्स गर्ल्स हैं, उनमें से 4 से हमारी बात हुई है, लेकिन कोई भी मधु, रागिनी या ऐश्वर्या को नहीं जानती। 5वीं से बात क्यों नहीं हुई? उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। नाम क्या है उसका? निधि वर्मा। पता निकालो, इस निधि वर्मा की पूरी कुंडली चाहिए मुझे। लेकिन एक और बात है। बोलो। मधु कुलकर्णी के फ़ोन रिकॉर्ड के अनुसार कत्ल की शाम 4:30 बजे एक फ़ोन आया था और वो नंबर निधि वर्मा का है। ये बात तो मुझे अभी बता रहे हो, गाड़ी निकालो। विद्यानगर हाउस नंबर 6। कब से काम कर रही है ये? 4 महीनों से। पर सर वो बहुत अच्छी लड़की है, आई मीन शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को कुछ तो गलतफहमी हुई है। विनीता जी हमारे गलतफहमी का टेंशन आप मत लीजिए, फिलहाल के लिए इतना बता दीजिए ये निधि वर्मा है कहाँ? सर उसने बताया था कि वो फाइनल ईयर बीकॉम की स्टूडेंट है और उसके एग्जाम्स आ रहे हैं तो छुट्टी पर है। छुट्टी तो अब होगी उसकी, लंबी छुट्टी। जावेद, किस पर फायर किया था तूने? साहब मैंने खुदा कसम साहब, मैंने किसी पर फायर नहीं किया साहब, मुझे फालतू में फंसा रहे हैं साहब। कौन तुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है? एक कमीना है साहब, राजू, उसको मेरा 36 से आंकड़ा है साहब। रहता कहाँ है तेरा ये जानी दुश्मन राजू? ये 14 नंबर साहब, 4 गली छोड़ के साहब। अगर तेरी बात झूठ निकली ना जावेद, तो तू तो अपने कफन का ऑर्डर दे ही दे, समझा? जी हाँ, निधि वर्मा मेरी बेटी है। आई एम मिस्टर वर्मा। लेकिन बात क्या है? निधि कहाँ है? निधि एग्जाम देने गई है, लेकिन बात क्या है? उसका सेल फोन बंद है। एग्जाम हॉल में सेल फोन अलाउड नहीं है। वर्मा जी कल शाम से उसका फोन बंद है। अरे तो पढ़ने में बिजी रही होगी। एग्जामिनेशन हॉल कहाँ है? बेतमा कॉलेज। ठीक है, लेकिन अब तो बताइए बात क्या है? जैसे ही मुझे पता चलेगा सबसे पहले मैं आप ही को आकर बताऊंगा वर्मा जी, तब तक थोड़ा हिम्मत से काम लीजिए। कोई बुरी खबर है? जी नहीं, शायद बहुत बुरी खबर है। सर राजू मेरा भाई है। तो तुम्हारा ये भाई राजू अभी कहाँ है? सर नहीं पता। सर वो कभी भी बताकर नहीं जाता। उसका हाल ही में लिए हुआ फोटो और सेल नंबर दो। सेल नंबर? सर 78689838। सर स्विच ऑफ है। उसका फोटो लेके आओ। अब किस लफड़े में पड़ गया है मेरा बेटा? इसके पहले आपका बेटा कितने लफड़े में फंस चुका है? उसका सबसे बड़ा लफड़ा तो वो जन्मजली लड़की है, उसके चक्कर में पड़कर बर्बाद हो गया है मेरा बेटा। कौन है वो लड़की? क्या नाम है उसका? सर उसका नाम निधि वर्मा है। बहुत ओवर स्मार्ट बनती है सर, और मेरे राजू भैया को उसी ने अपने कंट्रोल में कर रखा है। सर ये राजू हिस्ट्री शीटर लगता है,
उसके फोटोग्राफ मैंने सारे पुलिस स्टेशन में बांट दिया है, ज़रूर इन्वॉल्व होगा वो लड़की निधि वर्मा, वो भी इस केस में इन्वॉल्व होगी। सर, निधि वर्मा। What is this, sir? मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? सर, मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं। और हम रिजल्ट ढूंढ रहे हैं। बैठो। कपिल सलून में काम करती हो, नोवेला ब्यूटी प्रोडक्ट्स की सेल्स एजेंट हो। हाँ सर, करती हूँ अपनी पढ़ाई को सपोर्ट करने के लिए। क्यों? क्राइम है क्या? संडे 26 जून शाम 4:30 बजे तुमने मधु कुलकर्णी को फोन किया था। हाँ सर, किया था। उन्होंने मुझे 5:30 की अपॉइंटमेंट दी थी। फिर? सर, मैं वहां गई थी पर कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। मैंने पूरे 15 मिनट्स वेट किया। उनके फोन पे ट्राई भी किया पर फोन स्विच्ड ऑफ आ रहा था। पिछले 3 दिनों से तुम्हारा भी फोन स्विच ऑफ है निधि। सर, मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं। मैं एग्जाम्स में किसी की कॉल्स नहीं लेती हूँ। मुझे एग्जाम पेपर्स के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। खून दिखाई दिया था? क्या? मधु कुलकर्णी के दरवाजे पर खून के धब्बे दिखाई दिए थे। नो सर, पर अगर दिखा होता तो मैं चुपचाप चली क्यों आती? मधु कुलकर्णी को फोन क्यों किया था? उसके घर पे क्यों गई थी? मैं नोवेला कॉस्मेटिक्स की मार्केटिंग कंसल्टेंट हूँ और हमारे नोवेला ब्यूटी प्रोडक्ट्स में मधु कुलकर्णी ने इंटरेस्ट दिखाया। बस। ये मधु मिली थी कहाँ तुम्हें? ग्लासको मॉल में। एक्सक्यूज मी मैम। मैम, क्या आपके पास 2 मिनट है? बोलो। मैम, आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती हैं ना? सॉरी, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मैम, आपके प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं हैं। आपके फेस पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसीलिए आपको इंटरेस्ट नहीं है। सच? सच मैम। आप नोवेला प्रोडक्ट्स ट्राई कीजिए, जान दे देंगी आप। मैम, हमारा टाई अप टॉप इंटरनेशनल ब्रांड से है। हमने अभी तक इंडिया में लॉन्च भी नहीं किया। देखिए, अभी मुझे जाना है। जब आप लॉन्च करोगे तब मैं खरीद लूंगी। मैम, तो अभी ले जाइए ना। ये लीजिए। मगर मेरे पास पैसे नहीं है अभी। मैम, ये फ्री सैंपल्स हैं, बिल्कुल फ्री। आप इन्हें ट्राई कीजिए, यूज कीजिए। अगर पसंद आए तो मैं आपको आगे की स्कीम के बारे में बताऊंगी। वैसे स्कीम क्या है आपकी? अगर आप 2000 से ज्यादा बिलिंग करती हैं या अपने किसी भी फैमिली या फ्रेंड को बतौर क्लाइंट हमारे पास भेजती हैं तो आपको पूरा 50% डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा, मैं आपको कांटेक्ट कैसे कर सकती हूँ? मैं आपकी डिटेल्स ले लेती हूँ ना, मैं आपको कांटेक्ट करके सब बता दूंगी। जी बताइए। लिखिए। मधु मैम ने मुझे संडे शाम को फ़ोन करने के लिए कहा था, लेकिन मैं उनसे नहीं मिल पाई। तो उनके घर में वो सारे प्रोडक्ट्स कहाँ से आए? सब मैंने उन्हें कुछ सैंपल्स दिए थे, वही होंगे, या फिर उन्होंने किसी और सेल्स गर्ल से लिए होंगे। राजू से क्या रिलेशन? राजू? हाँ, राजू बॉयफ्रेंड है। क्यों? कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल है। राजू को गोली लगी है। क्या बात कर रहे हैं? कब? किसने मारी? राजू ठीक तो है ना? उसने फोन करके बताया नहीं तुम्हें? सर, मैंने 3 दिनों से फोन ऑफ रखा है एग्जाम्स की वजह से, लेकिन मैं नहीं मानती राजू को गोली लगी। आप मुझे उल्लू बना रहे हैं ना, झूठ बोल रहे हैं ना? वो तो थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा कौन झूठ बोल रहा है, कौन उल्लू बना रहा है। निधि, संडे 26 जून को तुमने राजू से बात की थी, पूरे 20 मिनट बात की। सो बॉयफ्रेंड से बात करना भी अब क्या गुनाह है सर? नहीं, पर मर्डर्स भी उसी शाम हुए थे। माना कि मैं वहां जाकर आई थी, पर राजू का तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। करेक्ट है, राजू से ही पूछते हैं। 7868983848 राजू का नंबर है। स्विच ऑफ है और उसका तो कोई एग्जाम का बहाना भी नहीं है। सर, राजू का क्रिमिनल रिकॉर्ड है सर, चौक पुलिस स्टेशन से इंफॉर्मेशन मिली है। मुझे लगता है ये किसी गलत राजू की बात कर रहे हैं। तुम्हारा राजू है ही गलत। आगे बोलो। सर, कई सारी चोरी के केसेस है उसके खिलाफ। कुछ महीनों पहले अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में अंदर गया था सर। उसका एक दोस्त माधव नाम का एक आदमी था सर, दोनों काफी अंदर बाहर रहे हैं सर। गैंग है क्या इन लोगों का? कितने लोग हैं गैंग में? सर प्लीज, अब बहुत हो गया रियली। मैं एक अच्छे घर की कॉलेज स्टूडेंट हूँ, आप ये क्या गैंग वैंग की बातों में मुझे अटका रहे हैं? सर, मेरा कल एग्जाम है। ओके, लगता है कोई कंफ्यूजन है, तुम जा सकती हो। और हाँ, कल के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट।
24 घंटे नजर रखना इस लड़की पर। मोबाइल फोन, लैंडलाइन, इंटरनेट सब टैप करना। इसी लड़की के थ्रू हम राजू और माधव की गैंग तक पहुंच सकते हैं। अब कहाँ चली? पापा मैं फरीदा के यहाँ जा रही हूँ कुछ किताबें लाने। बेटा तुम मुझसे कुछ छुपा रही है। पुलिस क्यों आई थी? पापा मैं कुछ छुपा नहीं रही हूँ, पुलिस को गलतफहमी हुई। रुक जा, एक कदम भी आगे रखा ना तो टांगे तोड़ दूंगी तेरी, डायन कहेंगी। मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना, मैं तुम्हारे गले पड़ने नहीं आई हूँ, बस राजू के कपड़े लेने आई हूँ। कहाँ मेरा राजू? खा गई उसे? डस गई क्या? तुम राजू की माँ हो इसलिए कुछ बोलूंगी नहीं, लेकिन ठीक है तुम्हारा राजू, मैं ख्याल रख रही हूँ उसका। अरे तेरे साथ रहेगा तो कैसे ठीक रहेगा वो? हाँ, छोड़ क्यों नहीं देती उसे? किसी और को क्यों नहीं पकड़ लेती? निधि, तू इसी वक्त यहाँ से निकल जा, वरना मैं पुलिस को फोन करूंगी। ओह, पुलिस? मैं अभी वहीं से आ रही हूँ, तो धमका मत। राजू भैया के एक भी कपड़े को अगर तूने हाथ भी लगाया ना तो मैं तेरे हाथ काट के रख दूंगी। लो क्लास हो, लो क्लास ही रहोगे, ठीक है? मैं राजू के लिए नए कपड़े खरीद लूंगी, लेकिन एक बात याद रखना कि ये जो 4 पैसे कमा के राजू दे रहा है ना, वो पता है किसकी वजह से? मेरी। सर मुझे लगता है निधि वर्मा को पता है राजू कहाँ है। नजर हटने मत देना, उसकी हर एक मोमेंट की मुझे खबर करते रहना, समझे? काका और थे। बंद कर। कैसा है राजू? अरे मैं एकदम ठीक हूँ। तू कैसी है मेरी जान? पुलिस जान गई है, हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। जाएंगे कहाँ? रोकना नहीं है, लूट बिका नहीं है अभी तक। डफर, लूट बिक जाएगा, अगर पकड़े गए ना तो जिंदगी खत्म। लेकिन पुलिस को हमारे बारे में पता कैसे चला? क्योंकि हम तीनों में से एक बेअकल इडियट है जिसने फर्श पे से वो नोवेला प्रोडक्ट्स उठाए नहीं, जिनकी वजह से वो मुझ तक पहुंच गए हैं। और पता नहीं कैसे उन्हें तुम्हारी इंजरी के बारे में भी पता चल गया है। मतलब खेल खत्म? तुम ये बताओ करना क्या है? तुम दोनों बस फौरन यहाँ से निकलो, ठीक है? पुलिस को मैं संभाल लूंगी। तू हमें संभाल लेगी। लूट और मर्डर करने के बाद पुलिस को कैसे चकमा दे दे, स्पेशल सब्जेक्ट है तुम्हारा। चलो भाई, मैडम और 2 स्टूडेंट को पुलिस स्टेशन लेके चलो, इनका एग्जाम आज मैं लेता हूं। रेडी? तो मैडम एग्जाम शुरू करें। किंग्स प्लाजा मॉल में कपड़ों की दुकान थी, वहां मैं शॉपिंग करने जाती थी। राजू के मामा की दुकान थी, पहली बार वहीं मिले और प्यार हो गया। राजू, पता है लाइफ में सबसे ज्यादा चिढ़ मुझे किस चीज से है? यही ना कि तेरे जैसे कॉलेज में नहीं पढ़ा मैं। मुझे ना चिढ़ है मिडिल क्लास बन के रहने से। सच राजू, ढेर सारे पैसे चाहिए मुझे। देख, सीधा सा फंडा है, या तो सीधे साधे रास्ते से कमाई करो, या जो मेहनत कर रहे हैं उनका पैसा लूट लो। सेकंड ऑप्शन सही ऑप्शन है, दूसरे कमाए और हम उनके पैसों पर ऐश करें। रिस्क है मैडम, बहुत तगड़ा रिस्क है। फटती है क्या तेरी? हाँ, वैसे तो बड़े डींगे मारता है, पता है कितनी बार जेल गया हूँ ये वो। देख, मेरी फटती नहीं है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तू इन सब चक्कर में अपनी लाइफ ना बर्बाद कर बैठे।
यार बर्बाद करने के लिए लाइफ है ही कहाँ। मान ले मेरी बात, यह काम तेरे लिए नहीं है। ए हीरो, तू ना जानता नहीं है मैं चीज क्या हूँ, समझा? मैं बस इतना जानता हूँ कि तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं रानी बना के रखना चाहता हूँ तुझको, रानी। तो रानी की तरह हीरे जेवरों में तौल देना मुझे मेरे राजा। किंग साइज जिंदगी जिएंगे दोनों। किंग साइज। राजू और माधव जेल में मिले। वो पहले से चोरी और लूट में माहिर थे। हमने अमीर लोगों को निशाना बनाना शुरू किया, कभी मॉल्स के बाहर, कभी एटीएम्स के बाहर। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, क्या मैं आपके 2 मिनट ले सकती हूँ? सर, मैं निधि वर्मा हूँ, एस्कॉर्ट बैंक। हमारे पास एक एक्सीलेंट पर्सनल लोन स्कीम है। इसके पहले कितने खून किए तुम लोगों ने? नहीं सर, हमने आज से पहले कभी कोई खून नहीं किया सर। वो गलती से हो गया सर खून। सच बोल रहा है ये सच है। हमारा इरादा सिर्फ कुलकर्णियों को लूटने का था। सॉरी, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मैम, आपके प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं हैं। आपके फेस पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसीलिए आपको इंटरेस्ट नहीं है। सच? सच मैम। आप नोवेला प्रोडक्ट्स ट्राई कीजिए, जान दे देंगी आप। अच्छा, मैं आपको कांटेक्ट कैसे कर सकती हूँ? मैं आपकी डिटेल्स ले लेती हूँ ना, मैं आपको कांटेक्ट करके सब बता दूंगी। जी लिखिए। मैंने आपसे झूठ कहा था। मैंने मधु को कोई सैंपल्स नहीं दिए थे, सिर्फ एक अपॉइंटमेंट लिया था। मैंने कुलकर्णी फैमिली का पूरा बैकग्राउंड निकाला था। माँ, मुझे ड्राइविंग आती है। लाइसेंस मिलने तक सवाल ही नहीं पैदा होता ऐशु। और देखो, मुझे बातों में मत फंसाओ। हाँ नानी माँ, अपनी बेटी को समझाइए ना, ऐसा नहीं करते। इतनी सख्ती से बच्चों के साथ कोई पेश आता है? साला एक दिन ना अपनी खुद की गाड़ी होगी चिकनी। तेरी गाड़ी जरूर होगी। तेरा जो दिमाग है ना, बहुत तेज। चुन चुन के शिकार को ढूंढती है तू, चुन चुन के। राजू, इस धंधे में डेयरिंग से ज्यादा ना दिमाग चाहिए होता है। दिमाग? करेक्ट। अच्छा, ये कुलकर्णी लोग अभी अभी शिफ्ट हुए हैं, घर का मर्द भी शहर में नहीं है। अच्छा है, तो इस संडे को कुलकर्णियों का घर साफ करेंगे। तो इस बात पे चीयर्स। 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 26 जून 2011 रविवार की दोपहर थी। आसपास के घरों में ज्यादातर लोग खाना खाकर गहरी नींद में थे, लेकिन ऐश्वर्या, एक होनहार स्टूडेंट, अपने मेडिकल एग्जाम्स की पढ़ाई में लगी हुई थी। जब ऐश्वर्या किताबों में डूबी हुई थी, मधु और रागिनी अपने घर की चीजें अनपैक कर रही थी। इन तीनों को भनक तक नहीं थी कि कुछ ही दूर एक युवती और उसके 2 युवा साथी इन्हें लूटने की फिराक में थे। इत्तेफाक की बात थी कि निधि, जो ओपन यूनिवर्सिटी की छात्रा थी, इस जुर्म को प्लान करने से पहले बाकायदा अपने इम्तिहान भी देने गई थी। निधि बेटा, एक सेकेंड, ये खा के तो जाना। ऑल द बेस्ट बेटा। ऑल द बेस्ट बेटे, दिल लगा के एग्जाम देना। डोंट वरी पापा, इकोनॉमिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। हेलो मैम, मैं निधि बोल रही हूँ नोवेला कॉस्मेटिक्स से। एक सेकंड। मम्मी, कोई कॉस्मेटिक कंसल्टेंट का फोन है। देखो। हेलो मैम, क्या आज शाम को मैं आपके घर आ सकती हूँ? आपने कहा था ना संडे शाम को आप फ्री रहेंगी। आप 5:30 बजे तक आ सकती हैं। जी मैम, मैं 5:30 बजे आती हूँ। इस खतरनाक बाइक का जुगाड़ किया कहाँ से बे तूने? अब जोन सी पहली बाइक दिखी, उठा ली। नंबर प्लेट चेंज किया ना? मैडम, इतना भी डफर नहीं हूँ मैं। माना कि आप तोप हैं, लेकिन हम भी कोई देसी कट्टे नहीं हैं। समझी? अम्मा यार, इतनी क्यूट बातें ना किया मत कर, समझा? काम पे ध्यान नहीं लगता है। अब तो काम पे ध्यान सच में नहीं लगेगा। चल।
ए, पागल है क्या? सोच रहा भी मत, गाड़ी उठाई ना 100% पकड़े जाएंगे। चला जल्दी कर। हेलो मैम। हेलो, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। आओ अंदर आओ। ये लोग कौन है दीदी? मैम, अब जितना चुप रहेंगी ना उतना अच्छा होगा, समझी? चलो। ऐश्वर्या! चुप करा दे साली को गोली से। एक और मुसीबत कर दे इसका बेटा। बगीचे में घूम रहे हो क्या? जाओ जाके अलमारियां साफ करो। हाँ, आजा। कमरा और बाकी है। रहने दो, से बहुत देर हो जाएगी। अभी बहुत और बकरे हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलो चलो। उन तीनों का मारने का बिल्कुल इरादा नहीं था, बस हड़बड़ा गए और हो गए। अपने साथ भरा पिस्तौल और चाकू लेकर गए थे और कहते हो सिर्फ लूट का इरादा था? हाँ, सिर्फ लूट का। लेकर जाओ इन्हें। यकीन नहीं होता कॉलेज की पिद्दी सी लड़की इस खूंखार गैंग की लीडर हो सकती है। देखिए, कोई बहुत बड़ी गलती हुई। हमारी बेटी निधि ऐसी नहीं है। अरे फर्स्ट क्लास मिलता है उसको हर एग्जाम में। वो तो हमारी मजबूरी है कि आगे पढ़ाने की हैसियत नहीं थी हमारी। अब आप ही बताइए, ऐसी लड़की कभी लूटपाट खून खराबा कर सकती है क्या? मेरे बेटे को बर्बाद करने वाली एक ही लड़की है और वो है निधि वर्मा। वो जड़ है, उसी ने मेरे भाई का दिमाग खराब कर डाला है। अरे मेरा बेटा तो सुधर रहा था। एक अच्छी सी लड़की से सगाई भी हो गई थी उसकी, पर इस निधि वर्मा ने इसने आके पता नहीं क्या डोरे डाले मेरे बेटे पर। आज का ये केस हमारे उभरते शाइनिंग इंडिया को एक आईना दिखाता है। बड़े बड़े मॉल्स, नई नई गाड़ियां, सेल फोन्स, लैपटॉप्स और ढेर सारे लोन्स और स्कीम्स। आज के दौर का लाइफस्टाइल हर होर्डिंग, हर एड से चीख चीख कर कह रहा है, लिव लाइफ किंग साइज। बेचने वालों की लगातार कोशिश रहती है हर इंसान में खरीदने की चाहत पैदा करने की, और फिर इस चाहत को कभी ना खत्म होने वाली भूख बनाने की। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो अपनी चाहत को पूरा कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं कर पाते उनकी चाहत मर तो नहीं जाती। वो और रास्ते ढूंढ लेते हैं अपनी चाहत को पूरा करने के लिए। एक राह भटकी युवती निधि और उसके दो युवा साथी माधव और राजू के लालच की वजह से ऐश्वर्या, उसकी मां मधु और नानी रागिनी, तीनों आम लोगों ने अपनी जान गंवाई। निधि की चिकनी चुपड़ी बातों से मधु को अपने साथ होने वाले जुर्म की दस्तक मिल पाना शायद बहुत ही मुश्किल था। ऐसे वाकयात किसी भी आम इंसान के साथ हो सकते हैं। आज के इस केस में सिर्फ 3 जानें ही नहीं गईं, बल्कि ईमानदारी, संयम और मेहनत करने की फितरत का कत्ल भी हुआ है। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।